गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने बताया था कि अगर आप किसी कंडक्टर के ऊपर ऐसे चार्ज देते हो, ऐसे क्यू चार्ज, जब हम क्यू चार्ज देते हैं तो चार्ज कैसे दिया जाता है? चार्ज दिया जाता है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो कंडक्टर के ऊपर जब हम ऐसे चार्ज देते हैं, ये कंडक्टर है, तो चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं और अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें एक दूसरे से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो आज जो हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर है कोई, ऐसे ऐसे, और मैंने आपको बताया था जहाँ पे शार्प एजेस होती हैं वहाँ पे जो चार्ज है उसकी एकुमुलेशन ज़्यादा होती है, वो चार्ज ज़्यादा वहाँ पे जाके जुड़ जाता है, तो मतलब चार्ज डेंसिटी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 मान लूँ और यहाँ पे मान लीजिए किसी भी जगह पे ऐसे सिग्मा 1 है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ। ठीक है, मैं कहीं भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने मान लीजिए एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया छोटा सा। ठीक है, ये ऐसे। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो गॉसियन सरफेस की हेल्प से हम करते हैं। तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका एक आधा ये अंदर है, आधा ये बाहर है। ठीक है, और ये जो एरिया है मान लीजिए ये हो गया डी ए। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है दैट ई वेक्टर डॉट डी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके दो पार्ट हो गए। एक तो हो गया ये फ्लैट सरफेस, यहाँ पे भी एक फ्लैट सरफेस है अंदर, तो एक हो गया कर्व्ड सरफेस। तो मतलब इसके दो सरफेस हैं, फ्लैट एंड कर्व्ड। ये कर्व्ड सरफेस आ गया। अब जो कर्व्ड सरफेस है उसमें तो ये है कि अंदर भी है कर्व्ड सरफेस, इस कंडक्टर के अंदर भी और बाहर भी, बट दोनों जगह ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, हमने ये पढ़ा हुआ है, और बाहर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो कर्व्ड सरफेस के लिए तो ये जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट हमारे पास दो सरफेस हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जो अंदर है तो अंदर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर तो जीरो आ गया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। तो हमने पढ़ा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। ठीक है, और जब मैं आउटसाइड की बात करता हूँ, ठीक है, तो आउटसाइड में मैं लिखूंगा ई इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन कितना है? क्यू इन है मेरे पास सिग्मा, मान लीजिए यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई लिख लिया, डी ए कर लिया, डी ए ने डी ओ को मार लिया, तो मेरे पास जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे कंडक्टर अगर होगा तो उसमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जस्ट आउटसाइड। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय 2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगी, मान लीजिए ई डैश, वो आ जाएगी सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तो वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल ये आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर समझने से पहले
मुझे कुछ चीज़ आपको बतानी है जो बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप सबको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3। तो मान लीजिए मेरे को Q1 पे फोर्स लिखनी है कि भाई इस पे फोर्स कितनी लग रही है। तो जब मैं फोर्स लिखता हूँ, फोर्स होता है मेरे पास QE। तो जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ वो किसकी वजह से लिखता हूँ? तो हम जब इस पे फोर्स लिखेंगे वो Q1 चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। मतलब जब मैं फोर्स लिखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी सब चार्जेस की वजह से लिखते हैं सिवाय उस चार्ज के जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। ऐसे नहीं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बीच ही लिखती, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में नहीं लिखी जाती। बाकी दो चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये एक चार्ज रख दिया और इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये ऐसे इस पे फोर्स लिखी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मैं फोर्स Q1 पे निकालना चाहता हूँ और मैंने लिख दिया Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3, तो ये गलत है। ऐसे आप फोर्स नहीं निकालोगे। ठीक है, फोर्स ऐसे निकलती है। ये चीज़ समझ आ गई। तो हमें वही चीज़ निकालनी है इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला इसी फिगर को हम ले लेते हैं। कंसिडरिंग अबव फिगर, कंसिडरिंग अबव फिगर, अबव फिगर प्रेशर होता है मेरे पास फोर्स अपॉन एरिया, एरिया। तो फोर्स है मेरे पास QE, Q इंटू ई आउटसाइड वाले सरफेस के लिए। कौन से आउटसाइड की बात कर रहा हूँ? जो गॉसियन सरफेस से बाहर है, क्योंकि मैं सिर्फ इतने सरफेस पे फोर्स निकाल रहा हूँ। इस सरफेस पे कितनी फोर्स लग रही है? तो इस सरफेस पे लगने वाली फोर्स वो होगी ये चार्ज जितना अंदर चार्ज है और बाकी सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इस पे फोर्स निकाल सकता हूँ। यही बात आ गई ना वो। तो Q इनसाइड, Q इनसाइड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला डिवाइडेड बाय एरिया DA। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाली निकालनी है, तो मैं इसको लिखूंगा E नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, तो E नेट इज इक्वल टू E इनसाइड, इनसाइड मतलब जो गॉसियन सरफेस के अंदर है सरफेस है, प्लस E आउटसाइड, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी ये पूरे पूरे कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, ये इसीलिए मैंने इसको सिग्मा मान लिया था कि एक जनरल मान लीजिए ये सिग्मा है इस पे। तो हम ई नेट कितना होता है मेरे पास? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इनसाइड, अब ये जो ई इनसाइड है इसको आप कैसे लिखोगे? ई इनसाइड को मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ई इनसाइड मैं लिखता हूँ ऐसे चीज़ कि ये मेरे पास एक फ्लैट प्लेट है जिसका एरिया DA और इस पे चार्ज है सिग्मा। तो एक इसको मैं इनफाइनाइट भी कंसिडर कर सकता हूँ ना, क्योंकि अगर जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस है जो जस्ट आउटसाइड, ये वाला डिस्टेंस इस प्लेट के मुकाबले बहुत छोटा है। तो मैं इस प्लेट को कैसी कंसिडर कर सकता हूँ? इनफाइनाइट प्लेट। और इनफाइनाइट प्लेट के लिए कितनी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की वजह से, इस सरफेस की वजह से जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और टोटल सरफेस की वजह से ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो जस्ट आउट इनसाइड मतलब ये जो छोटी सी ये अंदर वाला सरफेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख रहा हूँ, और उसको मैं इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ। तो आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई आउटसाइड, आउटसाइड वाला सरफेस जो बच गया, ये जो बाहर वाला सरफेस बच गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? तो मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा ई आउटसाइड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आगे जाएगा। तो Q इनसाइड कितना है? Q इनसाइड है DA इंटू सिग्मा, इतना ही आया अंदर वाला चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और DA से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर आ गया। ठीक है, मतलब इस सरफेस के
इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, चार्जेस की वजह से कितना प्रेशर पड़ रहा है, और ये सारा ऐसे चार्ज कंडक्टर था, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो निकाल रहे हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये चार्जेस एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे तो उसकी वजह से फोर्स लगेगी, वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही मेरा प्रेशर निकाल के देगा। तो ये दो चीज़ें आ गई, आपको समझ आनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, ठीक है। और दोनों चीज़ें आपकी असाइनमेंट सॉल्व करने में मदद करेंगी आपकी। एक तो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है जो इसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड स्फीयर्स, ठीक है। हमें पता है, हमारे पास मैंने आपको बताया था 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात हम अभी नहीं करेंगे, वो लास्ट में चैप्टर है, वहाँ पे जाके। अभी हमें पढ़ना है स्फीयर्स, और ये सीबीएसई और बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक स्फीयर अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। स्फीयर्स, तो जो स्फीयर्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं 2 तरह के। एक तो होते हैं कंडक्टर के, जो हमें पढ़ने हैं। एक तो कंडक्टर मटेरियल के बने हुए, मतलब जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल है। और एक बने होते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग के। और इसमें भी फिर आगे वैरायटी होती है। कंडक्टर के 2 होते हैं, एक को हम बोलते हैं हॉलो कंडक्टिंग मटेरियल, हॉलो कंडक्टिंग, ठीक है, HC से लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं हॉलो कंडक्टिंग। और एक हो जाएगा इसमें सॉलिड कंडक्टिंग, उसको SC बोलेंगे, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। इसी तरह इसमें 2 आ जाएंगे, एक आ जाएगा हॉलो नॉन कंडक्टिंग, HNC, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। और एक आ जाएगा हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, SNC, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो ये 4 तरह के स्फीयर्स हैं, ठीक है। ये जो हॉलो कंडक्टिंग है, इसको तो हम जानते हैं कि ये अंदर से खाली है, और इस पर अगर मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज अपने आप को अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम इस पर चार्ज देते हैं तो हम क्या देते हैं इस पर, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी मर्जी से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि आपने तो इलेक्ट्रॉन दिए और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव दिखा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये जस्ट एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि जब भी हम चार्ज दिखाते हैं तो ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने इससे कुछ इलेक्ट्रॉन छीन लिए, और अगर मैं इस पर नेगेटिव लिखता तो इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दिए। और अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग की बात करता हूँ तो ये कुछ ऐसा मटीरियल है और अंदर से ये फील्ड है। और हमने पढ़ा था कि जब भी आप किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज देते हो तो कंडक्टर के ऊपर दिया हुआ चार्ज उसके सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं जाता, तो इसके भी सरफेस पे चला गया चार्ज। ऐसे ही जब ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग का पूरा मास ही यहाँ पे है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। इस पर भी हमने चार्ज दे दिया और यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ऐसे। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग, उसमें ये स्पेशलिटी है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पढ़ रहे हैं ऐसे, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक जगह सेम चार्ज फैला हुआ है। ये तो क्योंकि अपने आप अरेंज नहीं कर सकते, जहां आपने चार्ज को रख दिया वहीं पे रहेगा, वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटर मटेरियल है, ठीक है। तो ये 4 तरह के स्फीयर आ गए। अब देखो हर एक स्फीयर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमने, जैसे ये मेरा सेंटर है स्फीयर का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है ए पॉइंट पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है बी पॉइंट पे, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, मतलब कितनी चीज़ें होगी, 1 2 3। ऐसी पोटेंशियल पता करना है वी ए पे एंड वी बी पे, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, चारों के लिए। और ऐसे ही हमें जो तीसरी चीज़ है वो है
एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू ए एंड यू बी पे पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो इतनी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। बट इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी चीज़ें नहीं बनेगी। तो बनेगी क्या चीज़ देखिए एक है ये, इसके लिए कितनी चीज़ें होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 एनर्जी लिखनी है। तो 7 4 ज़ा 24, नहीं ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीज़ें निकालनी है एक स्फीयर के लिए। और चारों के लिए कितनी होगी, 8 चौका 32, 32 चीज़ें आपको निकालनी है। बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे जब हम चार्ज लिखते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल लिखते हैं, वो मास का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो चार्ज का कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप देखोगे तो इसके पूरे का पूरा चार्ज सरफेस पे है, इसके पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे है, और इसका पूरे का पूरा चार्ज सरफेस पे है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर इसके लिए आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर इसके लिए आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर इसके लिए आएगी वो सेम होगी। ऐसी पोटेंशियल तीनों के लिए सेम होगा। तो मतलब कहने का कि वो लिखा अलग अलग हो सकता है, आपको ऐसे लिख के बोल दें कि कंडक्टिंग शेल, इसको शेल भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे कंडक्टिंग शेल बोल दें, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोल दें, या नॉन कंडक्टिंग शेल बोल दें, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर स्फेरिकल शेल बोल दें, कुछ भी बोल दें, तो मतलब इनका ये एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, इसको घबराने। ये थोड़ा सा अलग होता है, इसको हम अलग पढ़ लेंगे। तो पहले हम इन तीनों की को एक साथ पढ़ेंगे, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर हम आगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को भी पढ़ेंगे। तो पहले इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें जो चीज़ पढ़नी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों की वजह से इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर हमें वो चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक ही स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि तीनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया स्फीयर, ये इसको आप कोई भी मान सकते हो तीनों में से, क्योंकि चार्ज तीनों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और आउटसाइड द सरफेस पे ही रहेगा, सिर्फ बाउंड्री पे रहेगा। तो ये सेंटर है और यहाँ पे मैंने किसी डिस्टेंस r पे ये एक पॉइंट A मान लिया और एक पॉइंट B मान लिया, ठीक है। और इसका जो रेडियस है स्फीयर का वो है कैपिटल R। तो पहले मैं A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, जबकि R की वैल्यू है जो वो लेस देन कैपिटल R है, ठीक है। ये जो R है छोटा r वो कैपिटल R से कम है, इसका मतलब मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूँ पॉइंट की। अगर मैं अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो फॉर कंडक्टर तो मैं बोल दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, ठीक है। इसके लिए तो मैं सिंपली बोल दूंगा दोनों कंडक्टर्स के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। जब मैं बात करता हूँ ये कंडक्टर दोनों की, सॉलिड कंडक्टर एंड हॉलो कंडक्टर, दोनों के लिए हॉलो कंडक्टर दोनों की बात करता हूँ। दूसरी बात मैं करता हूँ हॉलो नॉन कंडक्टिंग की, हॉलो नॉन कंडक्टिंग की, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करता हूँ। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और मुझे इस पॉइंट पे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये डिस्टेंस r है और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूँ। इसकी पूरी की पूरी ऐसे इस पे चार्ज फैला हुआ है और इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो कैसे होगी, ऐसे होगी इस पॉइंट पे। अब बच्चा पूछता है सर आप कैसे कह सकते हो कि इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लूँ, ऐसे एक गॉसियन सरफेस बना लूँ और इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये गॉसियन सरफेस है। ये पहली बात तो ये कौन सा है, ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं और ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस की बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सॉलिड पॉइंट रखने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। क्यों क्यों मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे होगी तो ऐसी होगी, क्योंकि देखिए अगर मेरे पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो उसको मैं ऐसे रिंग रिंग में काट सकता हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे रिंग्स में ऐसे 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 रिंग 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 बना के काट सकता हूँ। अगर आप छोटा रिंग, एक पॉइंट, थोड़ा सा बड़ा रिंग, थोड़ा बड़ा रिंग, रिंग 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 ऐसे करके जोड़ दोगे तो वो एक हॉलो स्फीयर बन जाएगा। तो आप रिंग की वजह से रिंग की तरह उसको काट सकते हो। और हमने पढ़ा है कि एक रिंग की वजह से, अगर मेरे पास एक रिंग है ऐसे, ठीक है, ऐसा रिंग है, हमने पढ़ा था ना वो कि एक रिंग के एक्सिस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, और हमने पढ़ा था कि वो उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, ऐसे। तो इसीलिए इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी सभी रिंग्स की वजह से वो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही होगा। ये एरिया वेक्टर है मेरे पास, मैंने बताया था ना क्लोज सरफेसेस के लिए हम बाहर की तरफ लेते हैं, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये होगी। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं, कुछ बुक्स में ये चीज़ गलत होती है, अगर मैं बोल दूंगा कि भाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और मैंने, याद करो मैंने आपको बताया था, जो ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ऐसा कुछ नहीं, को कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंदर और बाहर वाले सभी चार्जेस की वजह यहाँ पे होती है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर और बाहर प्रेजेंट सभी चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, बट क्यू इन सिर्फ अंदर वालों की वजह से लिखते हैं। तो क्यू इन जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती, ठीक है, तो ई इंटू इसका एरिया कितना लिखूंगा मैं, एरिया 4πr², और दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। देखिए दोनों में 0 डिग्री है। छोटा सा एरिया जो डी ए लिया था मैंने यहाँ पे, उसमें उसका एरिया वेक्टर और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 0 है एंगल, तो cos 0। अब ये क्यू इन, अब मैं 0 लिख सकता हूँ क्योंकि क्यू इन तो 0 ही है ना, हमें पता है इसके अंदर कोई नहीं है चार्ज, पूरे का पूरा सरफेस पे बैठा है चार्ज, तो क्यू इन इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि ये चीज़ तो 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, 4πr² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ई ही 0 होगी। दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू 0। तो इनसाइड ये तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये मैंने एक सॉलिड कॉन्सेप्ट रखा था आपके सामने, शायद आपको समझ आया होगा तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं ये समझाना चाहता था कि किसी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर, ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस और बाहर वाले चार्जेस की वजह से, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर मैं सिंपली कह दूं कि भाई क्यू इन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता। हमने ये प्रूव किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि अंदर तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब मैं बाहर की बात करता हूँ, तो बाहर मैं ये बी मान लिया और यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस मैंने मान लीजिए आर मान लिया। तो जब मैं बी की बात करता हूँ, ई एट बी पॉइंट पे की बात करता हूँ, तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, ऐसे गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ करता हूँ और इस पे चार्ज टोटल क्यू था, तो अब तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। तो मेरे पास आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कितना है, कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई वेक्टर और डी ए वेक्टर में एंगल 0 है, और डी ए टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 4πr²। तो आ गया 4π स्मॉल r² इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू क्यू बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट। तो 4π एप्सिलॉन नॉट तो k आ गया, तो आ गया KQ/r², ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो बहुत आसान है, खास बात नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बाहर किसी भी पॉइंट पे KQ/r² होती है। और अब हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसे
यहाँ पे कर लेते हैं ये ऐसे, ठीक है। और इधर आ जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर आ जाएगा रेडियस। तो एक रेडियस तक जब आर की वैल्यू कैपिटल आर नहीं हो जाती, मतलब इस पॉइंट तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इसके पूरे के ज़ीरो है और बाहर ये है के क्यू पॉन आर स्क्वायर। तो अंदर तो कोई ग्राफ नहीं आएगा और इसके बाद 1/r² का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये 1/r² का ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। तो देखिए हमने इन तीनों स्फीयर्स के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया और तीनों का ग्राफ भी प्लॉट कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब हम इसका पोटेंशियल लिखेंगे अंदर और बाहर तीनों की वजह से, ठीक है। तो आगे चलते हैं और हम पोटेंशियल लिखते हैं तीनों की वजह से, ठीक है। अंदर और बाहर पोटेंशियल लिखने की कोशिश करेंगे हम ऐसे। देखिए पोटेंशियल एट ए एंड बी ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों की वजह से पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बतानी थी मेरे को। यहाँ पे देखिए जब मैं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी स्फीयर है मेरे पास और उसके बाहर मैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है ये आर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू पॉन आर स्क्वायर। मतलब कहने का कि आउटसाइड पॉइंट पी के लिए ये पूरे का पूरा स्फीयर है जो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा और जो डिस्टेंस है वो उसके सेंटर से लिया जाता है, सरफेस से नहीं लिया जाता, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर आउटसाइड पॉइंट sphere will act as a point charge and all the charge is present at its center। उसके सेंटर पे पूरे का पूरा चार्ज कंसंट्रेट करके बैठा है, अक्यूमुलेट होके बैठा है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल लिखते हैं। पोटेंशियल भी वैसे ही निकालेंगे, एक अंदर पॉइंट है एक बाहर पॉइंट है, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट मान लिया हमने, ये आर है, ये ए पॉइंट है, और एक बाहर पॉइंट मान लिया बी, और इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो पहले मैं बाहर की बात करता हूँ, वी बी की बात करता हूँ, दैट इज जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा होगी, मतलब ये आर ले रहा हूँ मैं, ये आर, दिस वन। तो पोटेंशियल, तो जब बाहर इस पॉइंट पे मैं लिखूंगा तो ये पूरे का पूरा जो स्फीयर है, जो चार्ज स्फीयर था, वो चाहे हॉलो कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, तीनों में ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और जो पोटेंशियल लिखेंगे हम वी बी, दैट इज इक्वल टू के क्यू पॉन स्मॉल आर। तो ये आ जाएगा के क्यू पॉन स्मॉल आर। अब अंदर की बात करते हैं। जो अंदर पॉइंट ए है वहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं। तो वहाँ पे पोटेंशियल लिखने के लिए हमें कुछ प्रीवियस अपनी ब्रश करनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज। हमने लिखा था दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है। और वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। तो इसको डी यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Q इंटू वी, ठीक है, Q इंटू वी, और F को मैं लिख सकता हूँ Q E इंटू डी एक्स। तो Q ने Q को मार लिया, तो V इज इक्व टू माइनस वी इज इक्व टू ई डॉट डी एक्स। और मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dv बाई डी एक्स इज इक्व माइनस dv बाई डी एक्स इज इक्व टू ई, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हायर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज dv इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमेशा नहीं होता। ये कुछ ऐसी बात है कि अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ऐसे होता ना हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी ज़ीरो है। ये ऐसा तो नहीं कोई मान लीजिए बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होती है, बट स्पीड ज़ीरो नहीं ना। वैसी बात ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो नहीं है, वो कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, इफ़ E इज इक्वल टू ज़ीरो V कैन बी कांस्टेंट। ठीक है, और इस इक्वेशन से तो हमें हमेशा कांस्टेंट ही निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ज़ीरो। ठीक है, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल इज V इज कांस्टेंट इनसाइड। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो अंदर इसके कांस्टेंट है। ठीक है भाई, कांस्टेंट है। इसका मतलब चाहे ए पे पोटेंशियल निकालिए चाहे आप सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए तो सेम आना चाहिए। सी इज जस्ट इनसाइड द सरफेस। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, या इस सेंटर को सी मान लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट सी इज सेम। ठीक है, वेयर सी इज सेंटर। तो सी पे कितना पोटेंशियल होगा, तो वी सी इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे चार्ज है Q और इस पॉइंट से इस चार्ज Q का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R। तो वी सी पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ऐसे मान लीजिए छोटा सा चार्ज है डी क्यू मान लेता हूँ तो उसको डी क्यू लिख लेता हूँ। तो टोटल जो पोटेंशियल है सब चार्जेस की वजह से वी पे, तो वी सी दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सिमिलरली या दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एट ए इज ऑल्सो इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो मतलब कहने का कि इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर। और ये दिस इंप्लाइज स्फीयर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फीयर विल एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि अंदर तो पोटेंशियल ये है के क्यू अपॉन आर और बाहर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो अब हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, इधर V आ जाएगा और इधर मेरे पास R आ जाएगा। तो हमें पता है R इज इक्वल टू कैपिटल R तक तो ये पोटेंशियल आ गया दोनों का सेम ऐसे। ठीक है, मतलब कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट पोटेंशियल है। और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो ये 1/r से डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा और ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये आ गया 1/r। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक स्फीयर है और दिस इज SNC, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो इस पे हर एक पॉइंट पे ऐसे चार्ज बैठा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो अगर इसका रेडियस मान लीजिए, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ R है, कैपिटल R, और मेरे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B और ये डिस्टेंस R है। तो पहले मैं B पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B जब R की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R है। तो ये हमने पढ़ा है कि चाहे कोई भी स्फीयर हो, वो सॉलिड हो, हॉलो हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए ये एक पॉइंट चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B आ जाएगी दैट विल बी सिंपली के क्यू अपॉन R स्क्वायर। वो तो बहुत आसान है, उसमें तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है।
अब मेरे को ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस पे हम यहाँ पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, जब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू इज लेस देन कैपिटल आर, उसके लिए हम ड्राइव कर रहे हैं। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक साइक्लिक इंटीग्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ई, और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करके डी ए निकालता हूँ तो वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो क्यू इन है वो क्यू इन कितना है, क्यू इन कितना निकलेगा, क्यू इन आ जाएगा, इस पे हमें रो डिफाइन करेगी, रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्यू इन आ गया मेरे पास रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतनी वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, वो होगा रो इंटू जो इसकी वॉल्यूम है छोटे से गॉसियन सरफेस के अंदर। तो आर स्क्वायर ने एक आर को मार दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो आई मेरे पास 4 पाई ने 4 पाई को मार लिया, तो आ गया रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इनसाइड द सरफेस, इनसाइड। अब मैं इसको, आपको रो से भी आपको याद होना चाहिए और इसको क्यू की टर्म में भी याद होना चाहिए। तो क्यू की टर्म में अगर मैं याद करूंगा तो रो क्या है, रो है क्यू बाय, ये है ना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्यू स्मॉल आर एज इट इज आ गया, तो नीचे आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। तो 3 ने 3 को मार लिया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो एक वैल्यू ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपको दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद होनी चाहिए, ये ज़्यादा आती है, ठीक है। इस पे आप फोकस करना कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये मतलब बाहर वाले पॉइंट पे तो कितनी आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अंदर वाले पॉइंट के लिए दो हैं, एक ये और एक ये। और इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ ऐसे, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर है आर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो, ये तो कांस्टेंट टर्म है कैपिटल आर, और स्मॉल आर से लीनियर रिलेशन है इसका। तो जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर है तो ये सीधी लाइन आ जाएगी एक, और उसके बाद जो आएगी वो आ जाएगी 1/r स्क्वायर से ऐसे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा 1/r स्क्वायर का, और यहाँ पे इसका ग्राफ आ गया के क्यू अपॉन आर, यहाँ पे आर का ग्राफ है, ठीक है। तो सिंपली ये आ गया मेरे पास। अच्छा, होप आपको ये चीज़ें आज समझ आई होंगी पूरी। अगर नहीं समझ आई तो मेरे को मैसेज करके बताइए, मैं आपको और अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगा, और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।